हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तबीयत ख़राब है इसलिए हम लोग ऑडियो पे वीडियो बना रहे हैं, फेस वीडियो नहीं हो रही है। तबीयत ठीक होने के बाद फिर से जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं वैसे ही वीडियो बनाएंगे। आज हम एक बहुत ही हॉरर स्टोरी लेके आए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं वीडियो पर, बनिएगा। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है, रमेश और अमित। दोनों बहुत लंबे समय से ना एक साथ व्यापार चला रहे हैं, लेकिन रमेश को ना कुछ दिनों से अमित के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि पहले जितना मुनाफा होता था अब उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। बाकी जो बिजनेस है वो बढ़ चुका है, ऑर्डर्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन यार वो मुनाफा उतना नहीं हो पा रहा। तो रमेश ना एक दिन जाता है और अकाउंट्स देखने लग जाता है कि यार अकाउंट्स में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो जब वो अकाउंट्स को देखता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सही से एंट्री ही नहीं की गई है। कौन सा माल आया, कौन सा माल गया, कब माल खरीदा, कब माल बिक्री हुई, इस चीज़ की एंट्री ही नहीं की हुई थी। रमेश को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो डिपार्ट है ना, ये सारा डिपार्ट अमित के हाथ में था। रमेश को लगता है कि जो अमित है उसे धोखा दे रहा है और वो बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल यूज़ में खर्चा कर रहा है। तो रमेश ना घर आ जाता है और बहुत परेशान है। तो रमेश की जो वाइफ है वो उनसे पूछती हैं कि आज आप इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ। तो वो सारी बात बताते हैं कि यार बहुत दिन से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि हमारा जो काम है वो इतना बढ़ चुका है, हमें अब बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन हमें इतना मुनाफा क्यों नहीं आ रहा है, और इस बार तो हम लॉस में चले गए। तो आज जाकर जब मैंने अकाउंट्स देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में गलत एंट्रीज थी। मुझे शक हो रहा है अमित के ऊपर, लेकिन मैं उससे कैसे बात करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऑफिस में इस तरह की बात नहीं कर सकता उसके साथ। तो उनकी वाइफ ना उन्हें सुझाव देती है कि आप एक काम करें, उनको एक दिन डिनर पे बुला लें और वहीं पे बैठ के आराम से बात किया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। इससे क्या होगा, जो ये बात है वो बाहर फैलेगी भी नहीं और अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी। रमेश को उनकी वाइफ की जो आइडिया है बहुत अच्छा लगता है। तो वो अगले दिन ना ऑफिस जाके अपने दोस्त को बोलता है कि यार बहुत दिन हो गए हमने साथ में बैठ के डिनर नहीं किया, कि आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम दोनों की फैमिली साथ में बैठ के डिनर करें, और बहुत सारी बातें भी यार करनी है। यार ये ऑफिस में हम दोनों मिल के बात नहीं कर पाते, वो जो पुरानी बातें हैं वो रह जाती है। आज तू आ मेरे घर, वहाँ बैठते हैं और पुरानी बातें करते हैं। तो अमित बोलता है ठीक है यार, आज रात को तेरे घर में ही डिनर होगा। रात में ये लोग आते हैं, डिनर करते हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ, है ना। अभी तक तो ये बात नहीं छेड़ी गई। कुछ देर बाद ना जो रमेश जी हैं वो अमित को कहते हैं यार मुझे ना थोड़ा सा परेशानी लग रही है, मुझे एक समस्या है, क्या मैं तुझसे बात कर सकता हूँ। बोलते क्या हुआ यार, बता ना, हम तो दोस्त हैं, क्या दिक्कत है, बोल। बोलते यार बिजनेस पहले की तुलना पे बहुत बढ़ चुका है, हम अब बहुत ज़्यादा डील्स कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो राज्य से बाहर भी जा रहे हैं, दूसरे राज्य भी जा रहे हैं, लेकिन ना यार मुनाफा नहीं हो रहा है, और इस साल तो हमें लॉस हो गया है। ये पहली बार हुआ है जो हमें लॉस हुआ है। तो बोलता है हाँ यार, पता नहीं यार, ये जो टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं, फिर माल को भेजने का खर्चा, जिसके चलते ना पैसा नहीं बच रहा है। मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देना चाहिए। यार एक बात बोलूँ, हाँ बोल ना भाई, क्या हुआ। यार परसों मैं गया था और मैंने जब अकाउंट्स देखा तो वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज़ गलत थी और कई सारी एंट्रीज़ तो की भी नहीं थी। ये बात सुनते ही ना अमित के चेहरे से पसीना छूटने लग जाता है, उसका रंग एकदम बदल गया है। बोलता भाई क्या बोल रहा है तू यार, मतलब तुम मुझ पे शक कर रहा है। यार मैं तेरे साथ बहुत साल से काम कर रहा हूँ, हमें काम करते हुए 5-6 साल हो गए। यार तू मुझ पे शक कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी।
यार मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि कोई गलत कर रहा है यार, कोई धोखा दे रहा है कंपनी को। यार ठीक है, मैं देखता हूँ अकाउंट्स कल जाके, मैं पता करता हूँ कि कौन है। हाँ ठीक है, लेकिन तू मुझ पे तो शक मत कर, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सुनने के बाद ना रमेश को अब तो पूरा डाउट हो गया है कि अमित ने ये सब किया है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत ये साफ बता रही है कि अमित ने ये सब किया है। अब इनकी बात ना जो अमित की वाइफ है वो सुन लेती है और वो आके कहती है, भाई साहब आप मेरे पति पे शक कर रहे हो? मेरे पति ने ना दिन देखा ना रात देखा, आपके बिजनेस में पूरे जान लगा दी और आप मेरे पति पे शक कर रहे हो? आपको पता है ये कितने ईमानदार हैं? अब ये सुन के ना रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अब अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं, मुझे सब पता है ये कितना ईमानदार है। वो अंदर से जाते हैं और सारे फाइल्स को ले आके फेंक देते हैं उसके सामने, बोलते ये देखो ये कितने ईमानदार हैं, मैंने निकाल लिया है सारा डाटा, इसमें जितने भी पैसे हैं सारे तुम्हारे पति के खाते में जा रहे हैं। बिजनेस के सारे पैसे ना अमित अपने पास ले आता था, अपने पर्सनल यूज़ में वो खर्चा कर रहा था। उसे लग रहा था कि रमेश तो उस पर कभी शक ही नहीं करेगा और वो आसानी से कंपनी का सारा मुनाफा अपने पास रख लेगा। ये बात सुनने के बाद ना अमित बोलता है, हाँ कर लिया तो क्या हुआ? हाँ मैंने भी इस कंपनी में मेहनत की है, अगर मैं थोड़ा पैसा इससे ले लूँ तो क्या जाता है? रमेश ये सुनने के बाद कहता है, तूने थोड़ा पैसा नहीं लिया, तूने बहुत पैसा लिया है, जिसके चलते आज कंपनी बंद होने की कगार में आ चुकी है। अमित चुपचाप सुन रहा है। रमेश को और गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे तेरे साथ अब बिजनेस ही नहीं करना, तू निकल जा, ऐसे भी तेरा इस बिजनेस में कोई शेयर नहीं है। मैं तुझे और पैसे देता हूँ, तू जा कुछ और बिजनेस कर, मुझे धोखेबाज लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना है। ये बात सुनकर ना अमित की जो वाइफ है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरे पति को से इज्जत से बात करिए, वो कोई धोखेबाज नहीं है, और अगर आप मेरे पति को निकालोगे ना तो मैं आपको जीने नहीं दूंगी, आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। आपको तो पता है ना मैं कौन हूँ। ये सब बात देखते हुए जो रमेश्वर की वाइफ है वो डर जाती है। वो रमेश का हाथ पकड़ती है, बोलती है कि छोड़ दो, मैटर को शांत करो। लेकिन जो रमेश जी हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। बोलते तू कौन है, मुझे इससे नहीं मैटर पड़ता है, लेकिन आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज से ना अमित मेरा दोस्त है ना तुम मेरी कुछ लगती हो, और आज के बाद तुम लोग हमारे घर और कंपनी के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, वरना FIR करा दूंगा और जेल में सड़ते रहना। ऐसे भी तुम्हारे पति के काले कारनामे का सारा सबूत मेरे पास है। ये बात सुनकर ना दोनों को बहुत गुस्सा आता है और अमित की वाइफ कहती है, अगर 4 दिन के अंदर तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम प्रीशा नहीं। ये जब कह रही थी ना उसकी आंखों में एक अलग सा पन था, उसके चेहरे में ऐसा लग रहा था कोई और ही आ चुका है। उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो चुकी थी। ये देखने के बाद रमेश्वर की जो वाइफ थी वो बहुत डर जाती है। रमेश कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और जो करना है कर लो, हम भी देखते हैं। वो लोग चले जाते हैं। इधर रमेश की वाइफ कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसने जिस तरह से कहा है ना मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर रही हो, वो क्या कोई जादूगर है जो हम सबको ख़त्म कर देगी? वो बस ऐसे ही बोल के गई, ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जो रमेश जी हैं ना वो सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 3 बजे उनको कॉल आता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। उसी टाइम फैक्ट्री जागते हैं तो देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जितना भी माल था ना सब जल चुका है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है उन्हें, और ये सारे पैसे ना उन्होंने बैंक से लोन लेके किए थे, क्योंकि उनकी कंपनी पहले ही लॉस में जा रही थी और उनको एक बहुत बड़ा डील मिला था।
अगर ये डील को वो पूरा कर लेते तो शायद उनकी जो लॉस थी वो प्रॉफिट में हो जाती। इसलिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था और आज ये जितना सामान था वो सारा जल चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कि कंपनी पहले ही घाटे में थी और इतना बड़ा नुकसान। वो घर आते हैं, वाइफ को बताते हैं। उनकी वाइफ कहती है कहीं ये सब उसकी बद्दुआ तो नहीं है, कहीं उसके चलते ही तो नहीं हो रहा है ये सब। मैंने सुना है कि वो काला जादू करती है, वो शमशान जाती है, उसके बारे में बहुत उल्टी पुल्टी बातें होती है। कहीं वही तो ये सब नहीं कर रही है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, वक्त ही ख़राब चल रहा है हमारा। रमेश जी ऐसा कहते हैं और बोलते हैं कि छोड़ो ये सब, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन के लिए गांव जाना चाहिए। ऐसे भी यहाँ पे रहूँगा तो बार बार दिमाग उधर ही जाएगा। तो रमेश जी का पूरा परिवार अगली सुबह ही गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुँचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कुछ दिन गांव में ही रहेंगे। इनका एक छोटा लड़का है, वो छत जाता है और छत में खेल रहा है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा माहौल दिखा है तो बहुत इन्जॉय कर रहा है। उसकी माँ नीचे से आवाज़ कर रही है कि बेटा आ जाओ छत से आ जाओ, खाना खा लो, बहुत समय हो गया। थोड़ी देर बाद ना अचानक से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जब बाहर जाके देखते हैं ना तो रमेश जी का बेटा छत से गिरा हुआ आता है और उसकी उसी टाइम मौत हो जाती है। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं। ये कैसे हो गया किसी को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक और गौर करने की चीज़ थी, यहाँ पे अमित और उनकी वाइफ भी आई हुई थी और ये बात उनको कैसे पता चल गई, ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये लोग बिना बताए गांव आए हैं और अमित को रमेश के गांव के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ से है, क्या है, वो कब गया, और वो लोग आए हुए हैं। रमेश की वाइफ ये देखकर ना बहुत डरी हुई है। वो समझ गए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सब अमित की वाइफ कर रही है। क्या सच में अमित की वाइफ पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी? कि 4 दिन के अंदर रमेश जी का पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा? कमेंट पे बताएं आप लोग दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 पे आपको सुनाएंगे। आगे क्या होगा, क्या रमेश समझ पाएगा या उससे पहले ही अमित की वाइफ अपना खेल कर देगी? अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट पे।